वेलकम टू एक्सप्लोर द वर्ल्ड। जैसा कि आज का टॉपिक है न्यूजीलैंड का विजिटर वीज़ा। तो दोस्तों आज मैं आपको बताऊंगा कि न्यूजीलैंड का विजिटर वीज़ा कैसे अप्लाई किया जाए और कौन कौन से डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड हैं न्यूजीलैंड के लिए और कौन कौन से जो हैं कैटेगरीज़ वो इनको अप्लाई कर सकते हैं। तो चलते हैं वीडियो की तरफ और देखते हैं कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड हैं कौन कौन सी कैटेगरी के लिए। तो दोस्तों सबसे पहले हम बात करेंगे एम्प्लॉयड की। तो जो एम्प्लॉयड हैं उनके लिए जो डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड हैं वो मैं आपको बताऊंगा कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड हैं और किस तरीके से वो लोग अप्लाई कर सकते हैं। दोस्तों वीडियो स्टार्ट करने से पहले, डॉक्यूमेंट बताने से पहले मैं आपको बता दूं कि न्यूजीलैंड का जो वीज़ा है वो ई वीज़ा है। ठीक है, ये आपको ईमेल के थ्रू, पोर्टल के थ्रू जो है मिलता है। आप इसका प्रिंट आउट निकालते हैं और उसी के थ्रू आप ट्रैवल करते हैं। अगर आप इसका स्टिकर वीज़ा अप्लाई करना चाहते हैं तो ये मैं डिटेल जो है आपको वीडियो की एंड में बताऊंगा, ताकि आपको डॉक्यूमेंट का भी पता चल जाए और आपके पास वीज़ा किस टाइप का आएगा वो भी आपको पता चल जाए। तो एम्प्लॉयड के लिए सबसे पहले दोस्तों रिक्वायर्ड है वाइट बैकग्राउंड के साथ पिक्चर, पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो। ठीक है, वो रिक्वायर्ड है और वो 6 मंथ से ज़्यादा पुरानी नहीं होनी चाहिए। ठीक है, तो आपने फ़ोटो करनी है। उसके बाद फिर दोस्तों आ जाता है पासपोर्ट आपका। आपका पासपोर्ट जो है वो कम से कम उसकी वैलिडिटी जो है वो 6 मंथ होनी चाहिए। 6 मंथ से कम नहीं होनी चाहिए, उसमें वीज़ा की प्रॉब्लम हो सकती है। ठीक है, तो पासपोर्ट हो गया आपका। उसके बाद दोस्तों आपका आ जाता है एनआईसी। अब एनआईसी के लिए मैं आपको बता दूं दोस्तों, एनआईसी जो है वो आपका वैलिड होना चाहिए, एक्सपायर नहीं होना चाहिए। अगर आपका एनआईसी एक्सपायर है तो उसमें भी प्रॉब्लम हो सकता है। अब एनआईसी के साथ साथ मैं आपको एक और चीज़ बता दूं कि एनआईसी अगर आपका उर्दू में है तो आप कोशिश करें या तो इंग्लिश वाला बनवा लें। अगर उसमें टाइम है या उसमें टाइम लगेगा आने में या कोई प्रॉब्लम है तो फिर मैं आपको ये सजेस्ट करूँगा कि उसको आप ट्रांसलेट करवा लें। ठीक है, ट्रांसलेट करवा के उसको अटेस्टेशन करवा लें। जो ओरिजिनल एनआईसी आपका उर्दू में, वो उसकी कॉपी और जो आपने ट्रांसलेट करवाया है उसकी कॉपी, दोनों को अटेस्टेशन करवा लें। ठीक है, और वो स्कैन करवा के वो अपलोड कर दें। ठीक है, इसके बाद दोस्तों आपकी चाहिए होगी बैंक स्टेटमेंट, लास्ट 6 मंथ की बैंक स्टेटमेंट। ठीक है, अब बैंक स्टेटमेंट जो है वो मैंने आपको पिछली वीडियोस में भी बताया है कि बैंक स्टेटमेंट आपने किस तरह मेंटेन करनी है और किस तरह आपने वीज़ा अप्लाई करना है। तो अब मैं आपको दोबारा बता देता हूँ कि आपको बैंक स्टेटमेंट किस तरह चाहिए होगी। तो आपको बैंक स्टेटमेंट जो है 6 महीने जैसे आपकी सैलरी आती है वो आनी चाहिए, प्लस आपकी सेविंग होनी चाहिए उसमें। ठीक है, ऐसा नहीं है कि आपने वीज़ा अप्लाई करना है तो आप जो है वो पैसे कहीं से उठा के या किसी तरह भी करके आप पैसे जो है अकाउंट में रखें और उसमें फिर आपका जो वीज़ा है वो रिफ्यूज़ हो। तो मैं ये आपको बोलूँगा कि आप ऐसा नहीं करें, आप प्रॉपर 6 मंथ तक जो है वो उसको मेंटेन करें। अब उसका एक और तरीक़ेकार भी है कि आप 6 मंथ से पहले अगर कोई पैसे रख देते हैं, क्योंकि वो तो स्टेटमेंट में शो नहीं होंगे, लेकिन अगर चलते आ रहे हैं तो उसमें ये है कि 6 मंथ में आप जैसे सैलरी आ रही है और उसमें से कुछ पैसे आप सेव भी कर रहे हैं तो वो ऑफिसर को ये लगेगा कि ये प्रॉपर मेंटेन करके चल रहा है, ऐसे ही सेविंग कर रहा है, जो पहले पैसे पड़े हुए हैं वो ऐसे ही हैं, इसी तरह इसने सेव किए हैं। ठीक है, तो ये इसका तरीक़ेकार हो सकता है। इसके बाद दोस्तों आपको चाहिए होगा एम्प्लॉय लेटर। ठीक है, आपकी कंपनी से आपको एक लेटर चाहिए होगा जिसमें जिसमें मेंशन हो कि आपकी वेकेशंस जो हैं इस डेट से इस डेट तक हैं, आप इस डेट से इस डेट तक ट्रैवल करेंगे न्यूजीलैंड और जो है आप इस डेट को वापस आ जाएंगे। ठीक है, ये आपका उस पर लिखा होना चाहिए। आपकी डेजिग्नेशन क्या है वो भी मेंशन होनी चाहिए। ठीक है, आपकी ड्यूटीज़ क्या हैं कंपनी में, ताकि ऑफिसर को पता चले, जो वीज़ा देखने वाला है, जो वीज़ा देने वाला है, अब उसको पता चले कि हाँ बंदा जो है सिंसियर है अपने उसके काम पे, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, इसलिए वो वापस जाएगा। ठीक है, इसके बाद दोस्तों आपको चाहिए लास्ट 3 मंथ्स की सैलरी स्लिप। सैलरी स्लिप ज़रूरी है, मैं आपको ये सजेस्ट करूँगा कि सैलरी स्लिप आप साथ में अटैच करें लास्ट 3 मंथ्स की। ठीक है, ये आपको लाजमी चाहिए। इसके बाद दोस्तों मैं आपको एक और चीज़ बता दूं जो न्यूजीलैंड के लिए रिक्वायर्ड है, वो है हाउस रजिस्ट्रेशन। ठीक है, अब इसमें है क्या कि जैसे जिन लोगों का तो अपना घर है वो तो अपने घर के डॉक्यूमेंट्स लगा देंगे। अब जो लोग रेंट पे रह रहे हैं वो अपने घर के डॉक्यूमेंट नहीं लगा सकते। अब उसका तरीक़ेकार ये है कि वो अपना कॉन्ट्रैक्ट जो है उनका है वो कॉन्ट्रैक्ट लगा सकते हैं, लेकिन दोनों चीज़ें जो है, जिनका अपना घर है और जो कॉन्ट्रैक्ट है, वो दोनों इंग्लिश में होना चाहिए। अगर नहीं है तो उसको ट्रांसलेट करवा के
उसको अटेस्ट करवा के उसको अपलोड करें, वो आपके लिए बेहतर होगा, ठीक है। और ट्रांसलेटेड ही चाहिए, उसमें इंग्लिश ही चाहिए, क्योंकि न्यूजीलैंड इंग्लिश कंट्री है और उनको इंग्लिश डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड है। तो ऑफिसर के लिए वो उसको अंडरस्टैंड करना इजी हो जाएगा आपका जो डॉक्यूमेंट है। इसके बाद दोस्तों आपको चाहिए ट्रैवल हिस्ट्री, ठीक है। आपने जहाँ जहाँ पे ट्रैवल किया है उन सब पेजेस का आपने जो है पासपोर्ट पे जितनी भी स्टैंप्स लगी हैं, जितने भी वीज़ाज़ लगे हैं, वो आपने स्कैन कर लेने हैं और उसकी एक ही फ़ाइल जो है उन सब को एक ही फ़ाइल में, एक ही पीडीएफ फाइल में आपने बना लेना है, ठीक है, सेव कर देना है और उसी को आपने अपलोड करना है एज अ ट्रैवल हिस्ट्री, ठीक है। तो वो आपकी एक ही फ़ाइल जो है अपलोड होगी, ठीक है। तो ये ट्रैवल हिस्ट्री अगर जिनकी नहीं है ट्रैवल हिस्ट्री, उनका ज़रूरी नहीं है कि वो अपलोड करें, तो जिनकी नहीं है वो ना करें, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन जिनकी है वो ट्रैवल हिस्ट्री अपनी अपलोड करें, ज़्यादा बेहतर है। इसके बाद दोस्तों चाहिए होगा कवरिंग लेटर। अब कवरिंग लेटर जो है वो उसमें आपने मेंशन करना है कि आप जो है वो ट्रैवल करना चाह रहे हैं, इसका रीज़न ये है, आपने प्रॉपर रीज़न उस पर मेंशन करना है, ठीक है। और आपने जो है वो प्रॉपर तरीके से कवरिंग लेटर लिखना है, एक्सप्लेन करना है कि आप विज़िट क्यों करना चाह रहे हैं, आप क्या देखना चाह रहे हैं, न्यूजीलैंड में क्यों जाना चाह रहे हैं, ये आपने उसमें मेंशन करना है, ताकि ऑफिसर को वीज़ा देने में ईजी हो, अंडरस्टैंड करने में ईजी हो, वो ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं हो उसको आपकी फ़ाइल पढ़ने में, ठीक है। तो आपका जब कवरिंग लेटर देखेगा तो वो अंडरस्टैंड कर जाएगा कि आपकी इंटेंशन क्या है, आप किस वजह से जाना चाह रहे हैं, किस वजह से न्यूजीलैंड जो है वो विज़िट करना चाह रहे हैं, ठीक है। इसके बाद दोस्तों आपका चाहिए होगा प्लान्ड आइटनरी। अब प्लान आइटनरी होगा क्या, अब ये है कि जैसे प्लान आइटनरी होगा आपके डेट्स के हिसाब से, आपकी एक्टिविटीज़ के हिसाब से। अब प्लान आइटनरी मैं आपको समझा देता हूँ ये है क्या, इसमें क्या क्या होता है, कैसे होता है। अब जैसे फ़र्ज़ करें आपने जाना है दिसंबर में, तो दिसंबर में आपका प्लान है 15 से लेके 25 तारीख तक, ठीक है। तो ये तकरीबन 10 दिन बनते हैं, ठीक है। और इन 10 दिन में आपने बताना है कि मैं ट्रैवल अराइवल करूँगा फॉर एग्ज़ाम्पल ऑकलैंड एयरपोर्ट। अब ऑकलैंड एयरपोर्ट में आप जब अराइवल करेंगे उसके बाद आप क्या करेंगे, उसके बाद भी आपने मेंशन करना है कि मैं अपने होटल में जो है वो चेक इन करूँगा। उसके बाद होटल के बाद मैं जो है, होटल के बाद जो है मैं रेस्ट करूँगा। सेम डे जो है जिस दिन मैं अराइवल करूँगा उस दिन मैं होटल जाऊँगा और होटल के बाद मैं रेस्ट करूँगा और नेक्स्ट डे फिर आपका होगा फर्स्ट डे या सेकंड डे, ठीक है। तो आप जो है उस पर लिखेंगे कि मेरा ये सेकंड डे मैं ये करूँगा, ये मेरी एक्टिविटीज़ होंगी, इन प्लेसेस मैं घूमूँगा, ये मार्केट जाऊँगा, इस तरह करके आपने डे बाय डे लिखना है, फर्स्ट डे, सेकंड डे, थर्ड डे, और उसमें डेट भी लिखनी है, जैसे 15 तारीख को ये किया, 16 को ये किया, 17 को ये किया, 18 को ये किया, और इस तरह करके 25 तारीख को आपने लिखना है एंड में कि आप जो है वो डिपार्चर करेंगे ऑकलैंड एयरपोर्ट से या कहीं भी किसी भी एयरपोर्ट से न्यूजीलैंड के आप जो है डिपार्चर करेंगे। तो आपने प्लान आइटनरी ये उनको देनी है, ठीक है। तो अब ये प्लान आइटनरी जो है ये बहुत ज़रूरी है, ये आपने इसका ख़ास ख्याल रखना है और इसमें प्रॉपर जगह जो है वो मेंशन करनी है और एक्टिविटीज़ उस तरह होनी चाहिए कि ऑफिसर को भी समझ आए कि हाँ ये एक्टिविटीज़ हैं, ये बंदा करेगा। और आपकी स्टेटमेंट जो है, ठीक है, आपने उसके हिसाब से एक्टिविटीज़ करनी है। ये नहीं हो कि एक्टिविटीज़ में आप ऑकलैंड लिख रहे हैं और दो चार सिटीज़ उनकी लिख रहे हैं और फिर वो जब आपकी स्टेटमेंट देखेंगे वो बोलेंगे इसके पास इतने पैसे है नहीं हैं जितना ये लिख रहा है, ठीक है। तो आप कोशिश कीजिएगा कि जैसे आपकी स्टेटमेंट है उसके हिसाब से आप जो है अपनी आइटनरी बनाएं, ठीक है। अब आइटनरी के साथ साथ आपने अपना एयर टिकट जो है वो रिज़र्व करवा लेनी है, मतलब कंफर्म नहीं मैं बोल रहा, कंफर्म नहीं होनी चाहिए और कंफर्म बिल्कुल नहीं आप करवाइएगा, कंफर्म टिकट नहीं चाहिए इसमें, ठीक है। आपने जो टिकट है रिज़र्वेशन जो है वो आपने सिंपल करवानी है, इसको बुक नहीं करवाना, कंफर्म नहीं करवाना आपने, ठीक है। तो रिज़र्वेशन जो है वो आपने लगा देनी है कि आप इस फ़्लाइट से आएंगे और इस फ्लाइट से जाएंगे, ये आपने आइटनरी के साथ इसको पीडीएफ फाइल बना के इसको अपलोड कर देना है, ठीक है। उसके बाद दोस्तों जब आप मेंशन करेंगे अपना आइटनरी, प्लान्ड आइटनरी में, तो उसमें आप ये करेंगे कि होटल लिखेंगे, क्योंकि आपने अराइवल किया ऑकलैंड एयरपोर्ट पे फॉर एग्ज़ाम्पल, तो आपने उसके बाद लिखा कि मैं इस होटल में जाऊंगा, तो वो होटल आप रिज़र्व करवा लीजिएगा ताकि उसका नाम जो है आपके पास वो इजीली आ जाए, ठीक है। रिज़र्व मतलब उसको भी कंफर्म नहीं करना, जस्ट एक नाम चाहिए, ठीक है।
तो आपने वो रिज़र्व भी करवा देना। इन केस अगर आपसे डॉक्यूमेंट रिक्वायर करते हैं कि भाई हमें होटल भी दो, भले आपका कंफर्म नहीं है लेकिन जो आपका होटल है वो भी हमें आप बुकिंग दे दो, सम टाइम रिक्वायर कर भी सकते हैं वो। तो इसलिए मैं आपको बोलूँगा कि आप जो है वो होटल रिज़र्व करवा लें, उसको कंफर्म नहीं करें, पे लेटर वाला जो है वो करवा लें, ठीक है। तो इसके लिए वो डरने की ज़रूरत नहीं है, वीज़ा इशू होते हैं। मैंने खुद हेल्प की है लोगों की, उनके वीज़ा इशू हुए हैं, ठीक है। तो मैं ये सजेस्ट करूँगा कि आप जो है वो होटल रिज़र्वेशन करवा लें, उसको रख लें, उसको अपलोड नहीं करिएगा। जब वो रिक्वायर करेंगे तो फिर आपने अपलोड करना है, ठीक है। और प्रॉपर पूरे डॉक्यूमेंट जो मैंने आपको बताए हैं लिस्ट के हिसाब से आपने ये सारे डॉक्यूमेंट जो हैं उसको अपलोड करना है। अगर अपलोड नहीं करेंगे तो आपकी फ़ाइल में टाइम लग सकता है बहुत ज़्यादा, ठीक है। तो रिफ्यूज़ल भी हो सकता है इसमें, ठीक है, क्योंकि जो डॉक्यूमेंट उन्होंने रिक्वायर किए हैं वो आपने अपलोड करने करने हैं, ठीक है। जो उन्होंने लिखा होगा उस पर, और उस पर वो आपने अपलोड करने हैं ये डॉक्यूमेंट। और कुछ ऑप्शनल होते हैं डॉक्यूमेंट्स, वो अगर आप नहीं भी अपलोड करते, अगर आपके पास अवेलेबल नहीं है, नहीं भी अपलोड करते कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन जो रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स हैं वो आपने अपलोड करने हैं, लाजमी हैं, ठीक है। अब आ जाते हैं जो बिज़नेस वाले हैं, ठीक है। अब बिज़नेस वालों के लिए जो डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड हैं मैं वो बता देता हूँ आपको। बिज़नेस वालों के लिए जो डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड हैं वो सबसे पहले उनकी चाहिए फ़ोटो, पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो वाइट बैकग्राउंड के साथ, ठीक है, ये करनी है। इसके बाद पासपोर्ट जो है वो चाहिए 6 मंथ वैलिडिटी होनी चाहिए, जैसे मैंने पहले बताया, ठीक है। और उसके बाद फिर आपका जो है CNIC चाहिए, ठीक है। CNIC वही जैसे मैंने पहले आपको बताया कि ट्रांसलेटेड वर्जन जो है, अगर उर्दू में है तो उसको ट्रांसलेट, अगर इंग्लिश में है तो अच्छा है, अगर उर्दू में है तो उसको आप ट्रांसलेट करवा के अटेस्टेशन करवा लीजिएगा, ठीक है। अब इनको भी बिज़नेस वाले जो हैं इनको भी 6 मंथ की बैंक स्टेटमेंट चाहिए, ठीक है, मेंटेनेंस सर्टिफिकेट के साथ। ये एम्प्लॉयड के साथ भी है और बिज़नेस के साथ भी है, मेंटेनेंस सर्टिफिकेट ये लाजमी है, ठीक है। इन जब आप ये बैंक स्टेटमेंट बनवाएंगे तो आपने इसको एक ही PDF फाइल में, एक ही PDF फाइल में इसको आपको मेंटेनेंस सर्टिफिकेट और बैंक स्टेटमेंट दोनों को लगाना है, ठीक है, ताकि ऑफिसर को अलग अलग डॉक्यूमेंट, और इसमें एक ही ऑप्शन होगा आपको अपलोड करने का, ठीक है। तो आप कोशिश कीजिएगा, कोशिश नहीं बल्कि इसको एक ही फ़ाइल में अपलोड कीजिएगा, एक ही फ़ाइल बना के PDF की इसको अपलोड कीजिएगा, ठीक है। मेंटेनेंस सर्टिफिकेट जो है वो टॉप पे हो, उसके बाद आपकी बैंक स्टेटमेंट हो, ठीक है, ताकि मेंटेनेंस सर्टिफिकेट को पढ़ते हुए ऑफिसर जो है वो आपकी बैंक स्टेटमेंट चेक करे कि ये बैंक स्टेटमेंट इसकी सही चल रही है। और वही मैं आपको बताऊंगा कि आपके पैसे ऐसे मतलब रखने नहीं हैं, आपने प्रॉपर मेंटेन होने चाहिए, आपकी बैंक स्टेटमेंट प्रॉपर एक वे से एक चलनी चाहिए बैंक स्टेटमेंट, ठीक है। उसका तरीक़ाकार मैंने आपको बता दिया पहले भी, उस तरह आपने उसको मैनेज कर लेना है, ठीक है। उसके बाद दोस्तों आ गया आपका बिज़नेस डॉक्यूमेंट्स। बिज़नेस डॉक्यूमेंट्स आपको जो बिज़नेस वाले हैं उनको पता है कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स उनको उनके बिज़नेस के डॉक्यूमेंट्स हैं। वही डॉक्यूमेंट जैसे NTN हो गया, आपके बिज़नेस रजिस्ट्रेशन हो गया, या एफिडेविट हो गए, इस तरह के डॉक्यूमेंट्स जो हैं आपने जो उर्दू में है उनको आपने इंग्लिश में कन्वर्ट कर लेना है, ट्रांसलेट करवा लेना है, एक ही PDF फाइल बना के आपने अपलोड कर देना है, ठीक हो गया। इसके बाद दोस्तों आपका आ गया FRC। अब FRC भी आपको जो है अपलोड करना है, आपकी फैमिली रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट, ये आपको अपलोड करना है। और उसमें पूरा आपके फैमिली ट्री जो है वो उसमें होना चाहिए, और वो इंग्लिश में ही होता है, तो उसका कोई प्रॉब्लम नहीं है आपको उसको करवाने का कुछ भी, ठीक है। FRC के बाद दोस्तों आपका वही आ गया हाउस रजिस्ट्रेशन या कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है। अब जिनका वो घर जो है कॉन्ट्रैक्ट पे है जो, वो अपना कॉन्ट्रैक्ट वाला करा सकते हैं, जैसे मैंने पहले बताया वही सेम वैसे ही डॉक्यूमेंट लगेगा इस पर भी, ठीक है। इसके बाद दोस्तों आ गया आपकी ट्रैवल हिस्ट्री। अब ट्रैवल हिस्ट्री में मैंने जैसे अब पहले बोला है कि आपका एक एक पेज जो है स्कैन होना चाहिए जहाँ पे आपने ट्रैवल किया है स्टैम्प्स के साथ, ठीक है। इसके बाद दोस्तों आ गया कवरिंग लेटर, ठीक है। अब कवरिंग लेटर जो है वो आपने उसमें प्रॉपर मेंशन करना है कि मैं क्यों जाना चाह रहा हूँ पाकिस्तान में, मैं क्या कर रहा हूँ, मेरा ये बिज़नेस है, मेरा बिज़नेस इस तरह चलता है, ये आपने उसमें एक्सप्लेन कर देना थोड़ा सा कि मैं इस तरह कर रहा हूँ, ठीक है। तो कवरिंग लेटर आपने बना के और उसको जो है वो अपलोड कर देना है, ठीक है। इसके बाद दोस्तों आ गया आपका वही जो मैंने पहले आपको बताया प्लान्ड आइटनरी, ठीक है। तो वैसे ही आपने पहले जो मैंने आपको बताया वही चीज़ आपने ये बनानी है, इसमें कोई फ़र्क नहीं है, सेम ही है। और इसके बाद आ गया होटल रिजर्वेशन। अब होटल रिजर्वेशन जो है वो आप कर लीजिएगा ताकि आइटनरी में आपको ईजी हो उसका नाम मेंशन करने में। अगर रिक्वायर करते हैं होटल रिजर्वेशन सेम नाम की
तो आपके पास वो हो चीज़, तो ये पहले कर लीजिएगा, ठीक है। आप फेक ऐसे देख के होटल का नाम नहीं लिखना, आप उसकी रिजर्वेशन करवा देना। इन केस अगर ऑफिसर रिक्वायर्ड करता है तो आपके पास वो डॉक्यूमेंट होना चाहिए, आप उसको अपलोड कर दें, ठीक है। तो एयर टिकट जो है वो वैसे ही आइटनरी के साथ आपने अपलोड कर देनी है, एक ही फ़ाइल बना के, ठीक है। और ज़रूरी नहीं है कंफर्म टिकट नहीं चाहिए, कंफर्म होटल नहीं चाहिए इसमें, ये ऐसे ही होता है और वीज़ा ऐसे ही आपको मिलेगा, ठीक है। और अब ये हो गया हमारा एम्प्लॉयड और बिजनेस। अब इसके बाद आ जाते हैं जो अनएम्प्लॉयड हैं या जो स्टूडेंट हैं, ठीक है। अब दोनों का ऑलमोस्ट जो डॉक्यूमेंट हैं वो सेम ही लगेंगे, तो इसलिए कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है। जो अनएम्प्लॉयड हैं और जो स्टूडेंट हैं उन दोनों के डॉक्यूमेंट्स सेम ही, ऑलमोस्ट सेम ही लगेंगे, ठीक है। कुछ स्टूडेंट जो ऐसे हैं जो स्टडी करना चाह रहे हैं, इस वीज़े पे वो स्टडी कर सकते हैं सिर्फ 3 मंथ्स के लिए। देख लें वो कोर्स जो अवेलेबल है न्यूजीलैंड में, जो वो करना चाह रहे हैं वो 3 महीने वहाँ पे वो कर सकते हैं, प्रॉब्लम नहीं है। इस वीज़े पे मेंशन होता है कि आप 3 महीने स्टडी कर सकते हैं, तो 3 महीने का कोर्स जो है वो कर सकते हैं। अगर कोई कुछ लोग करना चाह रहे हैं तो वो कर सकते हैं, ठीक है। जो अनएम्प्लॉयड और स्टूडेंट हैं, अगर उनकी बैंक स्टेटमेंट नहीं है, क्योंकि ओबियसली अनएम्प्लॉयड और स्टूडेंट्स के लिए प्रॉब्लम होती है बैंक स्टेटमेंट को मेंटेन करना, या बैंक जो है उसको ओपन करवाना, इस तरह बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती हैं, या ओपन होता है तो मेंटेन नहीं हो पाता। तो उसके लिए ये है कि आप अपना फादर या मदर जो हैं उनकी बैंक स्टेटमेंट लगा सकते हैं, ठीक है। और अगर कोई उनका ब्रदर या सिस्टर को बड़े हैं जो जॉब करते हैं या बिज़नेस करते हैं, आप उनकी भी बैंक स्टेटमेंट लगा सकते हैं, प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। उसमें होगा क्या, आपने एक एफिडेविट लेटर बनवाना है जिस पे आपने मेंशन करना है अपने भाई, मदर, फादर या सिस्टर की तरफ से कि हम जो हैं, उनकी तरफ से ये बनेगा कि हम जो हैं इसकी टिकट, फूड, एवरीथिंग जो है हम इसका सपोर्ट कर रहे हैं, ठीक है। और ये ट्रैवल करेगा और वापस आएगा, ये हम सपोर्ट कर रहे हैं, ठीक है। तो कोई प्रॉब्लम नहीं, उनकी बैंक स्टेटमेंट लगेगी, लेकिन एफिडेविट लाजमी लगेगा साथ में। तो डॉक्यूमेंट्स जो है वो सेम ही सारे आएंगे, फ़ोटो आएगी, ठीक है, पासपोर्ट आएगा, जो मैंने पहले डॉक्यूमेंट्स बताए हैं सब सेम आएंगे। लेकिन स्टेटमेंट में सिर्फ जो है वो फादर, मदर या ब्रदर या सिस्टर अगर है, लाइक बड़े हैं उनसे वो करना चाहते हैं तो वो इस तरह कर सकते हैं, ठीक है। तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो बाकी जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो सेम ही हैं, हाउस रजिस्ट्रेशन, एवरीथिंग सब कुछ वैसे लगेगा, ठीक है। तो ये हो गया सारी चीज़ें। अब इसका मैं आपको बताता हूँ इसका प्रोसीजर कितना लंबा है और ये कितनी देर में आ जाता है। इसका डॉक्यूमेंट अपलोड करने के बाद, सबमिट करने के बाद क्या होता है, तो वेबसाइट का मैं लिंक दे दूँगा आपको डिस्क्रिप्शन में, आप देख लीजिएगा, ताकि आपको जो है वो इजी हो इसको अप्लाई करने में। तो जब आप वेबसाइट ओपन करते हैं तो उसमें बहुत सारी कैटेगरीज आती हैं, ठीक है। तो उसमें जो है आपने विजिटर वीज़ा, जनरल विजिटर वीज़ा जो है वो आपने सेलेक्ट करना है। सेलेक्ट करके आपने लॉगिन जो है उसमें करना है। लॉगिन जब आप पेज करेंगे तो लॉगिन पेज जब आप करेंगे तो उसमें एक साइन अप का पेज आएगा, लॉगिन और साइन अप का पेज, ठीक है। आपने साइन अप कर लेना है। साइन अप करने के बाद फिर आपके पास वो एक फॉर्म आएगा, उसमें आपने वीज़ा अप्लाई कर देना है, ठीक है। तो जब आप वीज़ा अप्लाई करेंगे तो वो आपको फॉर्म देगा, वो अपने फॉर्म सारा फिल करना है। आप उसमें देख लीजिएगा, क्योंकि अगर गलत होगा तो आपको गलत से मुराद ये कि अगर आप कोई चीज़ मिस कर जाते हैं तो वो हर पेज पे टिक लगाता है कि ये ठीक है, ये डन हो गया, ये डन हो गया है, वो टिक लगाता जाता है जैसे जैसे आप फिल करते जाते हैं। और जिस पे कंप्लीट नहीं होता वो टिक नहीं लगाता, वो आपको वो नोटिफिकेशन भी देता है कि आपने जो है कुछ मिस किया है, ठीक है। तो आपको कोशिश करनी है कि आप एक एक पेज जो है वो उसको देख के प्रॉपर पासपोर्ट नंबर, अपनी सारी डिटेल प्रॉपर आपने डालनी है ताकि बाद में आपको प्रॉब्लम ना हो, ठीक है। तो ये आपने सारी चीज़ें देख लेनी है, हर पेज पे टिक होना चाहिए। और एंड पे जब आप डॉक्यूमेंट अपलोड करें तो सारे डॉक्यूमेंट जो रिक्वायर्ड है वो डॉक्यूमेंट अपलोड होने चाहिए। अपलोड होने के बाद आप उसको सबमिट कर देंगे, ठीक है। सबमिट ऐसे नहीं होगा, वो पेमेंट पे आ जाएगा, आप पेमेंट करेंगे उसकी ऑनलाइन पेमेंट करने के बाद आपकी फ़ाइल जो है सबमिट हो जाएगी। अब सबमिट होने के बाद उसका प्रोसीजर चलता है, तो वो 10 से 15 दिन जो हैं वो लेते हैं, ठीक है। और 10 से 15 दिन नॉर्मली जो है वो 10 से 15 दिन में वीज़ा आ जाता है। तो
इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन उनका जो प्रोसेसिंग टाइम है वो उन्होंने लिखा होता है 38-39 डेज़ समथिंग, ठीक है। तो नॉर्मली वैसे जो वीज़ा है जो मैंने जो अप्लाई किए हैं वो 10 से 15 दिन के अंदर वीज़ा आ गए हैं, ठीक है। अब वीज़ा जो आता है वो आपका पोर्टल पे आता है, ठीक है। अब पोर्टल से आप वीज़ा जो है अपना डाउनलोड कर सकते हैं। जिनका अप्रूव होता है पोर्टल पे ही आ जाता है, जिनका रिफ्यूज़ होता है पोर्टल पे आ जाता है उसका जो फ़ाइल होती है, ठीक है। लेकिन आपको ईमेल भी करते हैं, जैसे आप सबमिट करते हैं एप्लीकेशन, उसकी भी आपको ईमेल आती है, और जैसे वो आपको रिप्लाई करते हैं कि अगर उनको कोई डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड है उसमें भी आपको ईमेल करेंगे, ईमेल पे भी आएगा और आपके पोर्टल पे भी आएगा जो जहाँ पे आपने उनकी वेबसाइट पे रजिस्टर किया हुआ है, ठीक है। लेकिन उससे पहले जो मैंने आपको डॉक्यूमेंट्स बताए हैं वो डॉक्यूमेंट्स आपके रेडी होने चाहिए सारे, और प्रॉपर स्कैन होने चाहिए, क्लियर होने चाहिए, ताकि ऑफिसर को पढ़ने में मुश्किल ना हो। और 10 से 15 दिन के दरमियान आपका वीज़ा जो है वो आपके पास आ जाएगा, ठीक है। और आप इजीली ट्रैवल कर सकते हैं। अब ट्रैवल का मैं आपको बता देता हूँ आपने करना क्या है। जब आपके पास वीज़ा आ गया तो आपने वीज़ा आने के बाद आपने कोशिश करनी है कि आप अपनी ट्रैवल इंश्योरेंस जो है वो करवा लें न्यूजीलैंड के लिए, ठीक है। और होटल बुकिंग जो है ये मैं उनके लिए बता रहा हूँ जिनका वीज़ा अप्रूव हो गया है, ठीक है। अप्रूव हो गया है, आ गया आपके पास वीज़ा, आपने अपनी जो है वो ट्रैवल इंश्योरेंस करवा लेनी है न्यूजीलैंड के लिए। आपने होटल जो है वो प्री बुक करवा लेना है, ठीक है। पहले से आपने बुक करवा लेना, उसको कंफर्म कर लेना है, ठीक है। अब इसमें मैं आपको बताता हूँ इसकी प्रॉब्लम क्या है, क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो न्यूजीलैंड गए हैं और वहाँ से डिपोर्ट हुए हैं, ठीक है। क्योंकि उनके पास प्रूफ नहीं है, क्योंकि बहुत सारे न्यूजीलैंड वीज़ा नॉर्मली अभी दे रहा है, ठीक है। तो उसमें वो डिपोर्ट भी ज़्यादा कर रहा है। वो सम टाइम कुछ लोग जो हैं वो कंफ्यूज हो जाते हैं, जैसे इमिग्रेशन ऑफिसर उनसे क्वेश्चनिंग करते हैं तो उसमें कंफ्यूज हो जाते हैं, नहीं दे पाते तो उसमें वो डिपोर्ट कर देते हैं, ठीक है। तो आपके पास अगर सारे डॉक्यूमेंट्स होंगे रिटर्न टिकट के साथ, आपके पास रिटर्न टिकट लाजमी होनी चाहिए, ठीक है, जिसमें उनको पता चले कि हाँ ये बंदा आ रहा है और ये रिटर्न टिकट भी इसके पास है। और रिटर्न टिकट ऐसे नहीं होनी चाहिए कि एक टिकट जो है आपने पहले करवा ली है, दूसरी फिर बाद में करवाइए, ऐसा नहीं। आपने रिटर्न टिकट एक ही एयरलाइन की आपने रिटर्न टिकट लेनी है, ठीक है। आप कोशिश यही कीजिएगा कि एक ही एयरलाइन की आपने रिटर्न टिकट लेनी है, ठीक है। होटल रिजर्वेशन आपने लाजमी करवाना है, ट्रैवल इंश्योरेंस आपने लाजमी करवाना है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें होगी, अगर अब ये आप कर लेते हैं, ये कंप्लीट फ़ाइल पूरी बना के आप सबमिट कर देते हैं, तो मेरे ने ख्याल से कि आपका वीज़ा रिफ्यूज़ होगा। और मेरी ये कोशिश होगी कि मैं आपको हेल्प कर सकूं जितना हो सके, ठीक है। अगर किसी को कोई प्रॉब्लम होती है कवरिंग लेटर में या प्लान्ड आइटनरी में या किसी भी चीज़ में प्रॉब्लम होती है, तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में जो है वो क्वेश्चनिंग कर सकते हैं। आप पूछ सकते हैं कि ये कैसे किया जाए, इसका हल क्या है। तो अगर किसी को बनवाना है तो मैं उनकी हेल्प कर सकता हूँ बनाने में, ठीक है। अगर किसी को अप्लाई करना है तो वो भी मैं हेल्प कर सकता हूँ अप्लाई करने में। आप जो है वो मुझे कमेंट में लिख सकते हैं, तो मैं कोशिश करूँगा कि मैं उनकी हेल्प कर सकूँ, ठीक है। तो मैं अप्लाई कर सकता हूँ, ठीक है। तो मैं उनको अप्लाई कर दूँगा वीज़ा उनके। बट डॉक्यूमेंट जो हैं जैसे मैंने बताए हैं वो सारे डॉक्यूमेंट, अगर आपकी प्रोफाइल सही ठीक होगी तो मैं ज़रूर अप्लाई करूँगा, उसमें हेल्प करूँगा आपकी, ठीक है। अगर वीडियो अच्छी लगी, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मुझे दें इजाज़त।